अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 18.6 दैट इज़ रेडियो आइसोटोप एंड देयर यूजेस। सो जो हम प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ते आ रहे हैं वो हमारे पास है नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, और वो नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों कहलाता है? क्योंकि वो नेचुरली पाया जाता है और अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करता रहता है। ठीक है, और रेडिएशंस किस टाइप की हो सकती हैं? अल्फा, बीटा या गैमा टाइप। सो ये हमारा बन जाता है नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब हम बात करना चाह रहे हैं रेडियो आइसोटोप। सो व्हाट इज़ द रेडियो आइसोटोप एंड उनके कहाँ कहाँ पे यूजेस हो सकते हैं। सो इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने इस टॉपिक के अंदर। बेसिकली इसमें रेडियो आइसोटोप किस तरह फॉर्म होता है कि जो हमारे पास नेचुरली अकरिंग रेडियो आइसोटोप है, यानी जो मटेरियल जो एलिमेंट्स रेडिएशन एमिट कर रहे हैं उन्हें तो हम कह रहे हैं नेचुरल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ठीक है, बट कुछ ऐसे भी हैं जो रेडियो एक्टिव नहीं है इन द नेचर, बट हम क्या करते हैं, हम उन्हें किसी अल्फा पार्टिकल या न्यूट्रॉन वगैरह से बम्बार्ड करवा देते हैं। ठीक है, कोई हमने एटम लिया जिसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप बन सकता है। सो उसके एटम पे अगर हम लोगों ने ये रेडिएशंस यानी न्यूट्रॉन फॉल करवा दिए या अल्फा पार्टिकल फॉल करवाए, उसके फॉल करने से उसका एटॉमिक मास अगर चेंज हो गया एंड एक ख़ास लिमिट तक पहुंच गया तो वो हमारे पास बन जाएगा रेडियो आइसोटोप। बट अब हमारे पास क्या लिमिट है, कौन सी रेंज के अंदर हम कह सकते हैं कि कोई मटेरियल जो है वो रेडियो एक्टिव है और कोई मटेरियल जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है। सो हमारे पास ये रेंज है कि अगर 1 to 82 तक हमारा एटॉमिक मास जो है वो लाई करेगा, एटॉमिक नंबर अगर 1 to 82 के दरमियान प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो हमारा जो मटेरियल है, वो एटम है, वो रेडियो एक्टिव नहीं होगा। बट अगर 82 से इंक्रीज कर दिया जाए, 82 से जो n नंबर टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर जाए अगर हमारा एटॉमिक नंबर, तो वो एलिमेंट्स क्या होना शुरू हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि ये नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब हमने भी यही करना है कि अगर एक एटम है और उसका एटॉमिक जो नंबर है वो इस रेंज तक लाई कर रहा है, ठीक है, तो वो पहली बात रेडियो एक्टिव नहीं था। अब हमने क्या किया, उसको अल्फा पार्टिकल से या न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करवाया। ठीक है, उसके ऊपर जब फॉल किए उसके इलेक्ट्रॉन के अंदर चेंजेस आई, यानी एक्साइट हुए, डी एक्साइट हुए, जो उसका न्यूक्लियस है या उसमें एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन आई न्यूक्लियाई के अंदर। तो इस सारे प्रोसेस की वजह से क्या हुआ कि इसका जो एटम पहले रेडियो एक्टिव नहीं था, अब वो रेडियो एक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, तो उस एटम को हम कहेंगे कि दैट इज रेडियो आइसोटोप। सो रेडियो आइसोटोप जो है वो हम खुद प्रिपेयर करते हैं या नेचुरली भी किए जा सकते हैं कि अगर एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे एटम्स प्रेजेंट हैं, उनके ऊपर किसी का मास एटॉमिक नंबर ऐसा हो कि 1 to 82 में लाई करो, बट उसके ऊपर प्रोटॉन की या हीलियम की, न्यूट्रॉन वगैरह की बम्बार्डमेंट की वजह से वो रेडियो एक्टिव की तरह बिहेव करने लगे, तो उसको कहते हैं रेडियो आइसोटोप। इसको हम खुद भी प्रिपेयर करवा सकते हैं एंड जो हम खुद प्रिपेयर करवाते हैं वो बहुत ज़्यादा फर्दर जो है एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट हो गई हमारे पास, एज अ ट्रेसर यूज़ होते हैं, एंड हमारे पास लाइफ टाइम फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होते हैं डिफरेंट प्लांट्स के, एनिमल्स के। सो हम इनसे आगे फर्दर बहुत ज़्यादा काम ले सकते हैं। सो अब हम क्या करते हैं, हम जनरली जो है वो इनको प्रिपेयर करने की ट्राई करते हैं बाय सम केमिकल इक्वेशंस। सो अगर हम लोग एक न्यूट्रॉन को फॉल करवाएं सोडियम के ऊपर, सोडियम जो कि फिलहाल स्टेबल था, अब ये स्टेबल आइसोटोप है या स्टेबल सोडियम है।
आइसोटोप क्यों बोला? क्योंकि इसके फर्दर आगे आइसोटोप्स बन सकते हैं। इसमें ऐसा मौजूद है कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो सेम रहे बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते रहे। सो ये भी एक क्या है? आइसोटोप है। अब हमने क्या किया, इस सोडियम के ऊपर 2311 वाले के ऊपर एक न्यूट्रॉन जो है वो फॉल करवा दिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे सोडियम तो इसी तरह रहा बट 23 + 1 24 एंड 11 + 0 ये एज इट इज 11 रहा। अब यहाँ पे हमें जो प्रोटॉन नंबर है वो सेम नज़र आ रहा है बट नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है उसमें डिफरेंस हो चुका है। ठीक है, तो ये डिफरेंस बेसिकली क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास सोडियम का आइसोटोप जो है वो डेवलप हो रहा है। अब ये क्या है? ये हमारा रेडियो आइसोटोप है। रेडियो आइसोटोप है और ये क्या एमिट करेगा? गैमा रेडिएशंस एमिट करेगा। सो सिर्फ क्या हुआ कि एक जो है न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया गया सोडियम के साथ, तो उसने एक रेडियो आइसोटोप जनरेट कर दिया विद द एमिशन ऑफ द रेडिएशंस। अब ये जो हमारा रेडियो आइसोटोप है ये फर्दर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। ठीक है, जिनको हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे। अब सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है, अगर हम हीलियम को बम्बार्ड करवा दें एल्यूमिनियम पे, एंड एल्यूमिनियम हमने लिया 13। सो ये हमारे पास स्टेबल जो है एल्यूमिनियम स्टेबल है। इसके ऊपर हीलियम फॉल की। हीलियम फॉल करने की वजह से एक तो हमारे पास न्यूट्रॉन जनरेट हो गया। ठीक है, न्यूट्रॉन जनरेट होने के साथ साथ हम ये बात कर रहे हैं कि जब हम बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं तो स्टेबल जो हमारा एलिमेंट है, स्टेबल न्यूक्लियाई, वो रेडियो आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाएगा। सो कन्वर्जन के बाद ये हमें जो एलिमेंट प्रोवाइड करेगा, जो आइसोटोप प्रोवाइड करेगा, वो एज अ रेडियो आइसोटोप होगा जो कि फर्दर हमारे एप्लीकेशंस में यूज़ होगा। सो इट्स 13 and 15 एंड ये है फॉस्फोरस which is now radioisotope. सो सिंपली हम क्या करवा रहे हैं कि नेचुरली अकरिंग मटेरियल को लेते हैं, ठीक है, बट आर्टिफिशियली क्या कर देते हैं, उनको रेडियो आइसोटोप्स बना देते हैं। आर्टिफिशियली मीन्स कि हम उनके ऊपर खुद बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं ताकि हमारे पास रेडियो आइसोटोप्स प्रोड्यूस हों, एंड रेडियो आइसोटोप्स क्या कर सकते हैं, फर्दर एप्लीकेशंस में यूज़ हो सकते हैं। सो अगर हम लोग इनकी एप्लीकेशंस को देखना चाहें तो ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं। नंबर 1 इज़ द ट्रेसर। ट्रेसर्स क्या हैं? केमिकल रिएक्शन के अंदर हम ट्रेसर्स को यूज़ करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो आइसोटोप, और हम क्या चेक करते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है ह्यूमन बींग्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर। बेसिकली मेटाबॉलिज्म क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जो कि बहुत नेसेसरी है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, सो उस प्रोसेस को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्रॉपर वर्किंग हो रही है, डाइजेशन हो रही है, ब्रीथिंग प्रोसेस ठीक है, तो वो सारे मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को हम लोग किससे जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, ट्रेसर्स को यूज़ करके, यानी रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि इस टाइम पे ये फंक्शनिंग परफॉर्म राइटली हो रही है या नहीं हो रही। जिस तरह अगर हम लोग रेडियो आइसोटोप्स को देख रहे हैं तो रेडियो आइसोटोप्स में हमारे पास जो एज अ ट्रेसर अमाउंट बहुत स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ होता है, एक है आयोडीन। आयोडीन बेसिकली क्या करता है, हमें जो है बहुत आयोडीन नेसेसरी होता है फॉर द थायराइड ग्लैंड्स। अब अगर थायराइड ग्लैंड्स किसी के जो है वो स्वेल हो गए या उनमें कोई डिफेक्ट आ गया है तो हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई है या थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है? तो बेसिकली वो सारा काम रेडियो आइसोटोप करते हैं। सो रेडियो आइसोटोप क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है, ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। सो आयोडीन अगर 131 हम लें, 131 आयोडीन जो है वो एज अ रेडियो आइसोटोप हम यूज़ करें तो क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट को ये एग्जामिन करना है कि इसमें जो है वो डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि रेडियो आइसोटोप जो 131 है उसको बाहर एज अ सोर्स लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज ये पेशेंट है,
इसका डायग्नोस करना है कि इसमें क्या डिफेक्ट्स आ रहे हैं। तो एक तरीका ये भी होता है कि बाहर से रेडिएशंस फॉल आउट करवाई जाएं, ठीक है। अब जहाँ जहाँ डिफेक्ट होगा वहाँ पे रेडिएशंस जो हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगी और बाकी जगहों से जल्दी एमिट होके वापस आ जाएंगी, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे कोई डिफेक्ट प्रेजेंट है, अब रेडिएशन यहाँ गई और यहाँ से टकरा के आ गई, लेकिन जो रेडिएशन इस डिफेक्ट के पास पहुँच रही है वो ज़्यादा डिस्टेंस एक तो कवर कर रही है, फिर वो एब्जॉर्ब होके देन वापस आ रही है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, एक लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर कर रही है एंड ज़्यादा टाइम भी ले रही है, ठीक है। सो इससे पता चलता है कि जो बॉडी के इस पोर्शन में इस टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सो ये जो है वो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसी तरह से सेकंड हमारे पास ये तरीका होता है कि हमने जो है रेडियो आइसोटोप्स की मेडिसिन्स बना ली है, टैबलेट जो है इस तरह की फॉर्म ले ली है, कोई ड्रिप्स की फॉर्म में आ गई हुई है, ठीक है। तो वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाई जाती हैं। जहाँ पे डिफेक्ट आ रहा होता है वो चीज़ रेडिएशंस को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है और थोड़े टाइम के बाद एमिट करती है, ठीक है। तो वो चीज़ जब थोड़े टाइम के बाद एमिट करी है और बाकी सारा पोर्शन जो है वो जल्दी एमिट करे है, तो वहाँ से पता चलता है कि बॉडी के इस पोर्शन के अंदर इस टाइम पे डिफेक्ट क्रिएट हो चुके हैं। इसी तरह से जो ट्रेसर्स हैं वो जो है डिफरेंट क्रैक्स फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होते हैं। लाइक इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, पाइपलाइंस होते हैं, या जो हम लोग फिश देख लें, सबमरीन्स वगैरह देख लें, तो इतनी बड़ी बॉडी के अंदर एक छोटा सा भी क्रैक आ जाए तो वो एक तो डिफ़िकल्ट होता है फाइंड आउट करने के लिए, और सेकेंडली वो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है कि वहाँ से जो है डिफेक्ट क्रिएट हो सकते हैं। सो उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए जो है वो भी ट्रेसर्स यूज़ होते हैं। अब वहाँ पे ट्रेसर किस तरह काम करते हैं कि उस पूरी बॉडी के ऊपर, लेट सपोज हम कोई शिप या बोट वगैरह की बात कर लें, इस तरह से कुछ इसी तरह की शेप अगर हम बना लेते हैं और यहाँ पे कोई क्रैक है। अब वो क्रैक आपको जो है वो नेकेड आई से नज़र नहीं आ सकता, ठीक है। अब आम इंसानी आंख से उसको नहीं देख पा रहे, तो सिंपली क्या करते हैं, उसके ऊपर रेडियो एक्टिव आइसोटोप ट्रेसर्स को फॉल करवा देते हैं, ठीक है। स्मॉल अमाउंट में फॉल करवा दिया। अब फॉल करवाने के बाद जहाँ पे क्रैक्स नहीं हैं वहाँ से तो फ़ौरन जो है ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएंगी रेडिएशन, लेकिन जहाँ पे क्रैक प्रेजेंट है, लेट सपोज यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो पहले ये जब अंदर जाएगी, ठीक है, ये रेडिएशन जब अंदर जाएंगी तो ज़्यादा टाइम लेंगी और देन वापस आएंगी, तो ये क्या होगा, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेंगी एंड एक टाइम ज़्यादा लेंगी। तो इस रेडिएशन को जब हम बाहर ये रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी और इसको मॉनिटर किया जाएगा, तब हमें पता चलेगा कि इस पोर्शन में किसी भी मशीनरी के या पाइप के या किसी भी चीज़ के इस टाइम पे इस पोर्शन के ऊपर जो है वो क्रैक प्रेजेंट है। सो उसको उसी टाइम वहाँ पे फिल कर दिया जाता है ताकि कोई नुकसान ना हो सके। सो रेडियो आइसोटोप जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा एज अ ट्रेसर अमाउंट में यूज़ हो रहे हैं, यानी स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ होते हैं एंड डिफरेंट फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं। लाइक ह्यूमन बींग के अंदर जितने प्रोसेसेस हैं उनको हम ईजिली जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं रेडियो आइसोटोप को यूज़ करके। इससे ट्रीटमेंट्स भी हो रही हैं रेडियो आइसोटोप से। इस पर डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ किया जा रहा है। इसको डिफरेंट क्रैक्स वगैरह बिल्डिंग्स के अंदर, पाइपलाइंस के अंदर फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। सो अब अगर हम नेक्स्ट इसका यूज़ देखें तो मेडिसिन्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मेडिसिन्स में किस तरह यूज़ होता है, मेडिसिन्स में ये इस तरह यूज़ हो रहा है कि कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है हमारे रेडियो आइसोटोप्स यूज़ होते हैं एंड मोस्ट कॉमनली इज़ कोबाल्ट-60। कोबाल्ट-60 जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर, क्योंकि ये जितने भी हमारे मेलिगेंट सेल्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, डिफेक्टेड होते हैं, उनको किल करने में हेल्प आउट करते हैं। तो अब इससे क्या होता है कि बेसिकली एक रेडियो आइसोटोप है, इसके अंदर से ऑल द टाइम रेडिएशंस एमिट करती हैं और वो रेडिएशंस जो हैं उन सेल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब हमारे पास इसको भी करने के डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं कि हम टैबलेट की फॉर्म में भी इसको दे सकते हैं, ठीक है। हम इसके ऊपर रेडिएशंस भी जिस पोर्शन में कैंसर है उधर फॉल करवा सकते हैं, ठीक है। सो पहला है हमारा कि टैबलेट्स की फॉर्म में भी होते हैं, इंजेक्शंस
इसके प्रिपेयर कर दिए गए हैं। ड्रिप्स भी हैं, रेडिएशंस जिस तरह लेज़र ट्रीटमेंट में हम करवाते हैं तो रेडिएशंस डायरेक्ट भी फॉल करवाई जा सकती हैं। सो ये सारे प्रोसेसेस हैं जिसके अकॉर्डिंगली कैंसर सेल्स को ट्रीट किया जा सकता है। अब जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं ना वो बहुत डेंजरस होते हैं क्योंकि वो बाकी सेल्स के भी पानी को ख़त्म कर देते हैं और ह्यूमन सेल के अंदर जो काम है वो सारा का सारा पानी का है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जितने भी रेडियो आइसोटोप्स हैं वो पानी की क्वांटिटी को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो बाकी सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए जो रेडिएशंस हैं वहाँ पे जो डेंजर जोन है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब मोस्टली क्या होता है कि जो टैबलेट्स वगैरह हैं इस फॉर्म में दी जाती हैं। टैबलेट्स को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि टैबलेट्स जो हैं वो जब बॉडी के अंदर जाती हैं तो वो ओवरऑल इफेक्ट क्रिएट करती हैं, ठीक है। बॉडी के किसी भी पार्ट पे जो है इफेक्ट क्रिएट कर सकती हैं। तो बेसिकली जो है वो ज़्यादा प्रेफर रेडिएशंस को किया जाता है, बट ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि वो रेडिएशंस को जो है वो कर सकता है, उस पर रेडिएशन ज़्यादा सही रहेगी या टैबलेट्स वगैरह सही रहेंगी। अब रेडिएशंस की अगर हम बात करें तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे किसी पर्सन की बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर ही यहाँ पे प्रेजेंट है ट्यूमर्स, ठीक है। क्या होता है कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रेडिएशंस फॉल करवाएं और बिल्कुल इसी एक पोर्शन के ऊपर तमाम की तमाम रेडिएशंस फॉल करवा दी ताकि वहाँ से वो जो है सेल डिस्ट्रॉय हो जाए। बट क्या किया जाता है, ऐसा करने से ज़्यादा हमें डोज देनी पड़ती है, यानी ज़्यादा फॉल करवाएंगे ताकि वो चीज़ वहाँ से ब्रेक हो जाए। तो उस ज़्यादा पोर्शन की वजह से जो साइड एरियाज़ के सेल्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो उसको जो सेव करने के लिए ज़्यादा बेटर टेक्निक होती है कि रेडिएशंस को डिफरेंट पोजीशन से फॉल करवाया जाए ताकि जो उसके नेबरिंग सेल्स हैं उनके ऊपर कम से कम रेडिएशंस फॉल करें एंड यहाँ पे एरिया जो है वो थोड़ा इंक्रीज होने की वजह से रेडिएशन का इफेक्ट कम हो जाता है। सो मेडिसिन्स में कोबाल्ट 60 जो है कैंसर के तौर पे यूज़ होता है एंड अगेन आयोडीन की एग्जांपल आती है जो कि थायराइड को डायग्नोस भी करता है एंड थायराइड की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है। और बहुत सारे रेडियो आइसोटोप्स हैं जिनको अब फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज़ किया जा रहा है ताकि डिफरेंट जो डिजीज़ है उनको क्योर किया जा सके एंड डायग्नोस किया जा सके। देन हमारे पास थर्ड इसका यूज़ आ जाता है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में क्या है कि ये जो कार्बन है, वैसे तो हम कार्बन 12 को मोस्टली डिस्कस करते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में भी पाई जाती है इजीली और सारे प्रोसेसेस उसके हो रहे होते हैं। बट अगर हम कार्बन का आइसोटोप नंबर 14 ले लें, आइसोटोप 14, ठीक है, C14। सो ये C14 क्या है, ये रेडियो आइसोटोप है। अब इस रेडियो आइसोटोप की मदद से क्या होता है, किसी भी प्लांट की, किसी भी एनिमल की, किसी भी रॉक वगैरह की लाइफ को फाइंड आउट किया जा सकता है कि ये कितने साल पहले से यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब अक्सर ये सुना होगा कि ये जो प्लांट है ये 50 इयर्स जो है इसकी एज हो चुकी है, ये 70 इयर्स हो चुकी है। तो 70 इयर्स पहले कोई एक बंदा तो नहीं था जो उसकी लाइफ टाइम को नोट कर गया था, तो हमें कैसे पता चला कि उसकी लाइफ टाइम इतनी है? वो आजकल हम लोग कार्बन डेटिंग यानी कार्बन के आइसोटोप 14 को यूज़ करके फाइंड आउट करते हैं। क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में C14 की स्मॉल क्वांटिटी जो है वो प्रेजेंट है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है जिसको प्लांट्स जो हैं, एनिमल्स हैं वो इनहेल करते हैं। अब इनहेल करने के बाद क्या होता है कि ये C14 जो है वो एज इट इज़ पड़ी रहती है किसी भी बॉडी के अंदर, ठीक है। लेकिन जब डेथ होती है तो ये जो कार्बन है वो डिके करना शुरू कर देती है, ठीक है। अब जब वो डिके करती है तो उसकी क्वांटिटी कम होती है। जब क्वांटिटी कम होगी तो हम कंपैरिजन के साथ इसकी एज को फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक कार्बन C14 की अगर लाइफ टाइम देखी जाए, हाफ लाइफ टाइम तो है वो 5730 ईयर्स। सो ये क्या करती है 5730 ईयर्स हाफ लाइफ टाइम में कि अगर इसका कोई लेट्स सपोज अगर हम 100 ग्राम
100 kg सॉरी कार्बन 14 की बात कर रहे हैं, तो वो भी कितने सालों बाद डिके करेगी, उसका हाफ लाइफ टाइम कितना होगा 5730 ईयर्स। उसके बाद ये जाके जस्ट 50 kg होगी, एंड देन अगेन उतना टाइम लेगी ताकि वो 25 kg हो जाए, फिर अगेन उतना टाइम लेगी कि वो 12.5 हो जाए। सो ये लाइफ टाइम जो प्रोसेस है वो इसका चलता रहता है, जबकि ये 5730 ईयर्स बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम है, ठीक है। सो C14 को प्लांट्स अपने अंदर लेके एब्जॉर्ब कर लिया, अब उसकी क्वांटिटी जितनी प्रेजेंट थी, ठीक है। सो ये एस्टिमेट लगा लिया जाता है कि जो एक प्लांट है वो इनिशियली कितनी इनहेल कर सकता है, जितनी इनहेल करेगा उस हिसाब से कितनी क्वांटिटी कम हो चुकी है, ठीक है। जितनी क्वांटिटी कम होगी इट मीन्स उस एस्टिमेशन से हमें पता चल जाएगा कि इस जो प्लांट है या एनिमल है इसने इतना लाइफ टाइम स्पेंड कर लिया है या ये इतने लाइफ टाइम के बाद इसकी डेथ हुई है। सो C14 जो है वो कार्बन डेटिंग के तौर पे यूज़ होता है, यानी जो है लाइफ टाइम फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरह आर्गॉन जो है, आर्गॉन 40 ये यूज़ होते हैं रॉक्स वगैरह की लाइफ को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि जितने भी रॉक्स वगैरह हैं उनमें भी स्मॉल अमाउंट में ये हमारे रेडियो आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं। सो उनके भी डिफरेंट लाइफ टाइम्स होने की वजह से उसका भी एस्टिमेट लगा लिया जाता है कि इनिशियली कितनी थी, फाइनली कितनी है। सो दोनों का डिफरेंस लेके बहुत इजीली ये बताया जा सकता है कि इस टाइम ये जो रॉक है या ये प्लांट है, एनिमल है, इसने कितना लाइफ टाइम स्पेंड कर लिया है और या कितने लाइफ टाइम के बाद इसकी डेथ कॉज हुई है। सो ये थे हमारे सम स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो आइसोटोप्स जिनको हमने डिस्कस किया एंड इनके यूजेस को डिस्कस किया।